हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो हमारा आज का तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, और आज जो है इसका लेक्चर नंबर 3 हम देखने वाले होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपका ये जो ओवरऑल अगर बात करें चैप्टर की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका एक ऐसा चैप्टर रहेगा जो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ठीक है, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक आता है ना, वो ये चैप्टर है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर का देखो आप जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से पढ़ना और अपने हर एक डाउट को क्लियर करते हुए चलना है अपने को। ओके, क्लियर है। और वैसे आज का टॉपिक क्या होने वाला है मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका परमाणु त्रिज्या का। ठीक है, तो आज हम बेसिकली परमाणु त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो कौन सी चीज़ क्या क्या है कि अभी तक अगर देखा जाए तो हमें एक बेसिक्स का आइडिया हमें हमेशा रहता है कि आपके पास ओवरऑल कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, कि सबसे पहले जैसे कि हमारे लेवोजी साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद फिर डोबीनाइनर आए थे, न्यूलैंड्स आए थे, इसके अलावा आपके पास लोथर मेयर भी आया था, फिर मेंडलीफ आया था और फिर लास्टली हेनरी मोसले आया था, जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम देकर के आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। राइट, और उसके बाद फिर हमारा टास्क यही बच जाता है कि आप कौन कौन से गुण पढ़ने वाले होते हो उन तत्वों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, और वो जो गुण हैं उनको हम कहते हैं आवर्ती गुण। आवर्ती गुणों के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला गुण आता है वो आपका परमाणु त्रिज्या का ही आता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, देखो किसी का भी जो भी डाउट आए तो आप मुझे तुरंत की तुरंत कमेंट करके बता सकते हो। आपके कमेंट्स में लगातार देख पा रहा होता हूँ। ठीक है, तो जो भी डाउट आए मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर रहें आपको भी और मैं आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास के अंदर ही क्लियर हो जाए। ओके, क्लियर है। और ध्यान रखना, जो भी डाउट है पूछे ना, और जो मैं सवाल पूछूं उसका जवाब भी ज़रूर देना। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जवाब दो। ठीक है, चलिए अगर तो क्लास स्टार्ट करें फटाफट से। पहले मुझे थम्स अप दिखा दीजिए कि सभी लोग क्लास में आ चुके हैं। थम्स अप एक बार मुझे दिखा दो ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, क्लियर। और किसी का कोई डाउट है तो स्टार्टिंग में बता देना, ऐसे कोई बात नहीं है कि आपके अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए थोड़ा रुको, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लास के साथ डाउट्स पूछते रहना। ठीक है, ओके, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ओवरऑल परमाणु त्रिज्या क्या है। तो देखो पहले मैं थोड़ा एक वर्ड बताना चाहूँगा। देखो परमाणु त्रिज्या कि अगर हम बात करेंगे तो देखो ये कॉन्सेप्ट आता है कहाँ पर है, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आता है आपके आवर्ती गुणों के अंदर। बेसिकली हम कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बोला चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। तो तत्वों के कौन कौन से गुण हैं जिसमें आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा होता है, जिनको आपको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो उसमें सबसे पहला आपका गुण आता है आपका परमाणु त्रिज्या का आता है। ठीक है, अच्छा परमाणु त्रिज्या होती क्या है, तो अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। परमाणु त्रिज्या बेसिकली हम किसको कहते हैं, जैसे कि अगर आपको याद होगा कि जो नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें क्या बोला गया था कि जो परमाणु है वो गोलाकार होता है ना। बीच में तो क्या है, मेरे पास नाभिक होता है जिसमें मेरे पास प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, कक्षा होती है जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहे होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी कक्षाएं पाई जाती हैं, है ना। लेकिन अब परमाणु का आकार किसे डिसाइड किया था, परमाणु का आकार बेसिकली डिसाइड किया था उसकी त्रिज्या से। क्योंकि परमाणु को क्या माना गया, परमाणु को माना गया गोला। अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो परमाणु होता है, बेसिकली मैंने परमाणु को हमने गोलाकार माना है। ठीक है, गोलाकार। ठीक है, लेकिन अब बात यह आती है कि भाई किसी गोले का आकार किसे पता चले, गोला बड़ा होगा छोटा रहेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है कि बस उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, है ना। क्योंकि गोले का आकार के लिए आपको गोले की त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे अगर आकार डिफाइन करना है तो मुझे बेसिकली देखना पड़ेगा त्रिज्या को। ठीक है, कि भाई त्रिज्या क्या है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर परमाणु को गोलाकार मान रहे हो तो आपको उसकी त्रिज्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात ये भी तो आती है ना, त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक नापी जाए, कि परमाणु का आकार कहाँ तक आएगा, ये कौन से डिसाइड किया जाएगा। तो ये हमें देखना पड़ता है कि कोई परमाणु के पास वो नाभिक तो एकदम केंद्र पे आ गया, लेकिन सबसे बाहरी कोश जो है जहाँ तक मेरा इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उस परमाणु के अंदर, उस केंद्र से यानी नाभिक से लेकर के उस इलेक्ट्रॉन तक के बीच की दूरी को आप परमाणु त्रिज्या कहोगे। यानी कि जैसे कि मान लो आपके पास ये 2 कोश है। ठीक है, और ये आपका सबसे भारी वाला कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, और भी रहने वाला है पर वो खाली रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर पाया, यहाँ तक भर पाया, तो नाभिक से यानी कि इसके सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन तक की बीच की दूरी को आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे परमाणु त्रिज्या। ठीक है, इसको आप परमाणु त्रिज्या कहते हो। ठीक है,
क्लियर है? सो पहली चीज़ देखो, हमें एक एक वर्ड को क्लियर रखना है, चाहे जो भी हो। आप यार जितना वर्ड क्लियर रखोगे केमिस्ट्री में, जैसे हमेशा बोलता हूँ, वर्डिंग जितनी क्लियर रहेंगी आप चीज़ों को उतना अच्छी तरीके से समझ पाओगे, सोच पाओगे, जिससे कि आप अपना एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्लियर है अपने लिए? ओके, प्लीज़ देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये थम्स अप या कुछ भी अगर कमेंट नहीं करते तो मुझे कोई आइडिया नहीं पता चलता कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। तो ओके, तो ये चीज़ अपने को पता नहीं चलेगी। ठीक है, आपके कमेंट्स करने इस चीज़ में ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करो, जो डाउट्स हैं उसे पूछिए, तो जाके हाँ मैं कहूँगा कि चीज़ें क्लियर हो रही है, आप आगे बढ़ पाओगे। वरना इस चीज़ की अगर आप केवल लेक्चर देख लो वो काफ़ी नहीं है, वो कभी भी काफ़ी नहीं पढ़ने वाला होगा। ठीक है, आपको एक्चुअल में उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फोकस करो, पक्के थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, चलिए, तो हमारा फोकस कहाँ पर है? त्रिज्या के ऊपर है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या कैसे निकालते हैं कुछ इस प्रकार से देखते हैं। परमाणु त्रिज्या को बेसिकली अगर देखा जाए तो नाभिक से लेकर के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, जैसे कि मैंने देखा नाभिक के केंद्र से लेके आपके सबसे बाहरी कोश जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी को आप परमाणु त्रिज्या कहते हो। ठीक है, अब पॉइंट हमारा पता है क्या आता है, छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान समझना कि हमारे पास आप किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या को डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हमारे पास भी आती है। देखो प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये उम्मीद करो कि किसी परमाणु की त्रिज्या को आप डायरेक्टली ऐसे ही मेजर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि अकेला परमाणु अस्थायी होता है। अगर आपको देखो परमाणु त्रिज्या अगर ऐसे मेजर करनी तो पता है क्या करना पड़ेगा? परमाणु का आपको पता है बहुत सारे परमाणु एक साथ रहने वाले होंगे, तो उन सभी में से एक परमाणु को आपको अलग करना पड़ेगा, उसको एकदम अलग करना पड़ेगा जो वातावरण के कॉन्टेक्ट में ना आए, ताकि वह स्थायी रह सके और ओवरऑल भी वो स्थायी रहे। और उसके बाद उसकी त्रिज्या मेजर करना, इस तरीके से दूरी नापना, तो ये असल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक परमाणु अगर आप देखोगे, अगर उसको अलग करना पहले बात तो मुश्किल टास्क है, चलो अलग भी कर लिया ठीक है, लेकिन वो वातावरण के फिर कॉन्टेक्ट में आएगा ही आएगा। और ऐसे में अगर आप परमाणु त्रिज्या मेजर करना चाहोगे, सही मापन करना चाहोगे, तो नहीं कर पाओगे। असली बात है कि आपका जो मान है वो गलत आएगा, उसमें एरर आने वाली है, तो आप डायरेक्टली परमाणु त्रिज्या का मापन नहीं करते हो। ठीक है, हम परमाणु त्रिज्या के अलग अलग रूप होते हैं, हम उनका मापन करते हैं। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं परमाणु त्रिज्या के प्रकार की। तो परमाणु त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार की परमाणु त्रिज्या होती है। तो कैसे कैसे होती है चलो समझते हैं। अगर हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की, तो देखिए परमाणु त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो परमाणु त्रिज्या बेसिकली मेरी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी को भी कोई भी प्रकार पता है, जो भी आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कि वह एक प्रकार ये है या ये भी एक होता है, तो आप ऑब्वियसली पता आप कमेंट करिए। ठीक है, ओके, वरना मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि परमाणु त्रिज्या के 4 प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहली होती है आपके पास फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, सबसे पहले तो ये आती है। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होती है आपकी वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है, तीसरी मेरे पास आती है आपकी धात्विक त्रिज्या, और चौथी मेरे पास आती है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, हमारे पास बेसिकली टोटल 4 प्रकार की त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, और हमें देखो चारों प्रकार की त्रिज्याओं का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन इजी पार्ट भी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। ठीक है, सबसे पहले वाली त्रिज्या कौन सी है, तो इस पर स्टार्टिंग करते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते, देखो पहली बात तो ये त्रिज्या कब पढ़ी जाती है, पहले देखो हर एक त्रिज्या को पढ़ने का अपने अपने रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं कि भाई आपको पता है बहुत सारे हमारे पास तत्व होते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, तो कब कौन सी त्रिज्या की बात करें ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या की बात तब की जाती है जब हमारे पास जो परमाणु हैं वो 2 समान प्रकार के परमाणु हों, ओके, और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, तो ऐसे में आप सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हो। यानी ये त्रिज्या पढ़ी जाती है
द्विपरमाणुविक अणु जिनके मध्य एकल बंध हो, जिनके मध्य क्या हो, एकल बंध हो। इस केस में जो है आप इसकी बात करते हो, ठीक है। अब कैसे, देखो वर्ड का थोड़ा क्लियर कर लेते हैं मीनिंग। देखो सम द्विपरमाणुक, अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, देखो क्लियरली पता चल रहा होगा कि देखो एक बार मेरे से ध्यान रखना, केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी कोई वर्ड बहुत बड़ा सा लग रहा है, कोशिश करना जहाँ जहाँ पर पॉसिबल उसको टुकड़ों में विभाजित कर लो। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, देखो एक बार आपको दिख रहा होगा सम, सम का मतलब बेसिकली होता है आपका समान, द्वि का मतलब क्या होता है हमारा दो, परमाणुविक मतलब हमारा कहीं ना कहीं परमाणु से मतलब निकल रहा है, तो समान दो परमाणु से मिलकर बना अणु, सम द्वि परमाणुविक अणु, ठीक, जिसके मध्य एकल बंध पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाने वाला है, वहां पर आप इसकी बात करते हो, ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि H2, सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। हमें पता है भाई देखो H2 बेसिकली अणु है, दो परमाणु से मिलकर बन रहा है और दोनों परमाणु समान है, सही है, एकल बंध यहाँ पाया जाता है। किस प्रकार से इसकी संरचना होती है आपको पता है, जैसे आपको पता है बीच में तो नाभिक रहेगा हाइड्रोजन का, और उसके चारों तरफ क्या रहता है, इस प्रकार से कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और एक मेरे पास हाइड्रोजन परमाणु और भी होता है, ये बेसिकली आपका हाइड्रोजन का अणु है, H2 अणु है, ठीक है। अब देखो वैसे ऐसा क्यों बन रहा संरचना, ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, आप सीखोगे, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि जब आपको पता है H2 अणु है, इसके अंदर एकल बंध पाया जाता है और वो भी एकल सह संयोजक बंध होता है, तो वहाँ पर क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, साझा इस पर जब करते हैं तो आपको पता है कि जो परमाणु है वो आपस में थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे देखने को मिला, ये परमाणु मिक्स हो गए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आप पॉइंट है कि त्रिज्या कैसे निकालते हो, तो देखो त्रिज्या पता है कैसे निकाली जाती है, बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको पता है हम ये कर सकते हैं कि देखो आपके पास ये अणु रहेगा हमेशा, तो अगर आपको हाइड्रोजन की त्रिज्या निकालनी तो पता है क्या करोगे, आप ये करोगे कि इनके नाभिकों के बीच की दूरी ले सकते हो आप, ये आप नाप सकते हो आराम से, अगर नाभिक तो फिक्स होता है, तो अगर ये बीच की दूरी अगर स्मॉल d है तो सह से त्रिज्या इस प्रकार से निकाली जाती है कि इस दूरी का आप आधा कर दो, तो जो वैल्यू आती है वो सह संयोजक त्रिज्या है, मतलब कि मैं क्या करूँगा इस दूरी का आधा, यानी यहाँ पर करीब आधा हो जाएगा जहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो ये तो दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैं बोलूँगा सह संयोजक त्रिज्या r, इस प्रकार से निकालते हो, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि r सह संयोजक त्रिज्या क्या होती है, वो आपकी बेसिकली दूरी का आधा होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पहली चीज तो कि ये त्रिज्या कब मापन की जाती है, जब सम द्वि परमाणु अणु हो और उनके वजह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में काउंट नहीं करना, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे ये चीज, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखनी है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, केवल आपके पास एकल बंध ही होना चाहिए, तभी बात करोगे, वरना नहीं करते ऐसे, ओके। तो इस प्रकार से जो है आप सह संयोजक त्रिज्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो वही वाली बात है कि अकेला हाइड्रोजन परमाणु निकालोगे तो वो तो स्थायी नहीं है, तो वो तो मिलने से रहा, पर यह है कि आपको H2 अणु मिल जाएगा, तो H2 अणु में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नाभिक फिक्स होते हैं, बंध बनेगा तो नाभिक एक फिक्स दूरी पर आ जाते हैं, तो ये दूरी हमेशा फिक्स रहती है, उस दूरी का आधा कर दोगे तो आपको हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या मिल जाएगी। इस तरीके से सह संयोजक त्रिज्या ज्ञात की जाती है, ये सबसे पहली वाली त्रिज्या का प्रकार होता है कि त्रिज्या कैसे ज्ञात करो, सह संयोजक त्रिज्या के रूप में, ओके। क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है ना, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके सबसे पहले वाली त्रिज्या, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह देखने वाले हो जहाँ पे सह संयोजक बंध होगा और एकल बंध पाया जाने वाला है, तो आप इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात को आप Cl2 में देख सकते हो, आप F2 में, Br2 में, इनमें आप आराम से देख सकते हो कि इन सभी में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो आराम से यहाँ पर आप इस प्रकार की त्रिज्या की बातें की जा सकती हैं, ओके, सिंपल है।
पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, आई थिंक ईजी तरीका है, पहचाना जा सकता है। और वैसे भी ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे पास जो सहसंयोजक त्रिज्या है, मतलब ये सहसंयोजक बंध वाले परमाणुओं के मध्य मिल रही है, और ज़्यादातर अधातुओं में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर का बहुत ही जनरल वे में अगर मैं कहूँ, हालांकि सबके लिए लागू नहीं होगा, परंतु मैं कहूँगा कि आपका एकल बंध एकल बंध से जुड़े अधातु जो होते हैं, वहां पर बेसिकली आप इस त्रिज्या की बात कर रहे होते हो, आगे नहीं। ठीक है, इजी टास्क है, तो उसका पहचानना आसान है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारी पहली वाली त्रिज्या हो जाती है, डन। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है मेरी वान डर वाल त्रिज्या। अब देखो इसको पहचानने का भी तरीका है कि ये कहाँ पाई जाएगी, कब इसकी बात करें, तो समझो पहले क्लियर है। दूसरी मेरे पास होती है आपकी वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है, वान डर वाल त्रिज्या ये कहाँ पाई जाती है? ये बेसिकली पाई जाती है अक्रिय गैसों के बीच में, या फिर ऐसे कणों के मध्य जहां पर जो कण हैं वह आपस में बंध नहीं बना रहे, वहां पर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कहां देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है अक्रिय गैस तथा अनामंदित कणों के मध्य बेसिकली ये त्रिज्या पाई जाएगी। अब कैसे पाई जाएगी थोड़ा ध्यान से देखना। देखो आपको पता है अक्रिय गैस मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस जैसे कि एग्जांपल लेके हीलियम, हीलियम के एग्जांपल लेके चलते। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हीलियम का। अब तो हीलियम की बात करेंगे तो बंद तो बनाती नहीं गैस, है ना, तो होता है तो त्रिज्या कैसे नापे जाएगी? तो देखो, लेकिन ये ना कि अगर कण बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अकेला तो इसको भी निकाल नहीं सकते, ये भी कहीं ना कहीं वातावरण के कॉन्टेक्ट में आएगा आएगा। ठीक है, तो एक हीलियम का परमाणु है, एक दूसरा हीलियम का परमाणु है, दोनों एक दूसरे के पास तो आए थे हैं काफी, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बाउंड्री टच नहीं करने वाले, क्योंकि अक्रिय गैस है। बाउंड्री टच होने का मतलब ये कि परमाणु एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, कुछ रिएक्शन हो पा रही होगी। लेकिन अक्रिय गैस की बात ये होती है कि वो एक दूसरे के बहुत पास तक आ सकते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी पर आकर रुक जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर पता क्या होगा, जैसे कि मैं आपके दो हीलियम के परमाणु ले लूँ, एक परमाणु ये रहा हीलियम का, ठीक है, दूसरा परमाणु हीलियम का ये रहा। अब इन्होंने बहुत पास आने की कोशिश की, लेकिन ये जो बीच का जो गैप है ये रहता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कि रिएक्शन वो कर पाएंगे, इसका मतलब ये भी है। आपको क्या लगता है परमाणु रिएक्शन कैसे करते हैं? परमाणु रिएक्शन करके अणु तभी बना पाते हैं जब परमाणु कांटेक्ट में आए। यहाँ पर कांटेक्ट नहीं होता है, बंध नहीं बनता एक्जैक्टली। अगर एक दूसरे को टच कर गए तो बंध बनना शुरू हो जाएगा, पर वही नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे त्रिज्या? तो यहाँ पर त्रिज्या पता है कैसे निकालते हैं? सेम तरीका है। यहाँ पर कैसे निकाला था? दोनों नाभिक तो फिक्स थे ना, उनकी बीच की दूरी का आधा किया। यहाँ पर भी सेम, दोनों नाभिकों की हम क्या करेंगे, दोनों नाभिक पकड़ेंगे, जितना भी ये पास आ सकते थे, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी तो आप ज्ञात करोगे, और इस दूरी का जो आधा रहेगा, जो कहीं ना कहीं इस हवा में आपको लगेगा कि हवा में दूरी है भाई, मैंने कहा हवा में से तो क्या हो गया, ये जो दूरी है इसको आप आर बोलेंगे। इसको हम क्या होता है, आर वान डर वाल क्या होता है मेरे पास, ये इक्वल होता है मेरे पास दूरी का आधा। ठीक है, बीच की दूरी का आधा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप बोलते हैं आपके वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोला कि क्वेश्चन बनता है, पता है क्वेश्चन क्या बनता है? अगर मान लो मैं बोलूँ कि सामान्य तौर पे वान डर वाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या में ज्यादा बड़ा त्रिज्या कौन सी है, या ज्यादा बड़ी त्रिज्या या दूरी कौन सी है? तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तो क्या परमाणु एक दूसरे के अंदर थोड़े समा गए, तो थोड़े ज्यादा पास पास आ गए, तो त्रिज्या थोड़ी कम होगी रिलेटिवली देखा जाए। लेकिन यहाँ पर क्या परमाणु के बीच को गैप आ गया, तो दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो त्रिज्या भी कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाली है। यानी कि एक कंक्लूजन, एक छोटा सा एक संबंध जो आपको देखने को मिलता है कि भाई सामान्य तौर पे परमाणु त्रिज्या में अगर देखा जाए तो वान डर वाल त्रिज्या ज्यादा बड़ी होती है बजाय हमारे सहसंयोजक त्रिज्या के। ठीक है, तो ये चीज मैं कह सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं अभी आगे लिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी आगे लिखाऊंगा। धात्विक त्रिज्या करवा दें, उसके बाद हम इस पॉइंट पे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, मुझे बता दो भाई कोई कमेंट करके अभी तक तो, ठीक है, कि अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा किसी का कोई डाउट आया होगा।
अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है, एक बार चाहो तो देख लो, मैं थोड़ा सा साइड में हटा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि देखो मैंने बोला अनाबंधित कणों के बीच में भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? जैसे कि देखो इसका एक एग्जांपल और लेकर चलेंगे। इसमें हम हाइड्रोजन गैस के लिए मैं इसको यहाँ पर भी यूज में ले सकता हूँ। पता है कैसे? देखिए समझिए, अगर मान लो मैं लेकर चलता हूँ हमारे पास हाइड्रोजन गैस के लिए H2 गैस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गैस के 2 अणु बनाता हूँ। ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा, ठीक है, एक हाइड्रोजन का H2 अणु ये हो गया। ठीक है, और एक H2 अणु और ले लेते हैं। एक ही मेरा दोगा, दूसरा हो गया H2 अणु हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल 2 H2 अणु यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, जैसे कि मैंने बोला था कि देखो अनाबंधित कैसे, आप देखो आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक H2 अणु और दूसरा H2 क्या ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे? ये तो आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो यहाँ पर बंध नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में मैं वन डबल त्रिज्या की बात कर सकता हूँ। कैसे? मैं जो आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु जो कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे, उनको अगर मैं लूँ और उनके सेम, ये नाभिक हो गया एक नाभिक, इसका दूसरा नाभिक यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, इसकी बीच की दूरी का मैं कर दूं आधा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वंडरवाल हमारे पास वही आ जाएगा सेम। आर वंडरवाल इक्वल टू D/2। इस प्रकार से हमारा काम हो जाता है। ओके, क्लियर है? तो बस ध्यान रखना, सहज संयोजक मैंने क्या बोला, जब बंध बन गया है तब एकल बंध पे। ठीक है, और वांडावाल कब आ रहा है? जब बंध नहीं बना, तो आप अणु अलग अलग ले सकते हो, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, ये दोनों अणु आपस में बंधन नहीं बनाएंगे। उस स्थिति में अगर दोनों समान परमाणु लेकर चलूँ, बीच की दूरी का आधा कर दूं, तो वो वांडावाल त्रिज्या रह जाती है। ऐसे तो मैंने यही पे लिखा अनाबंधित कणों के मध्य। ओके, तो ये वर्ड का मतलब यहाँ आता है। तो अक्रिय गैस और अनाबंधित कण। ठीक है, डन है तीसरी वाली त्रिज्या। और हमारा दूसरी वाली, अब तीसरी कौन सी? तीसरी मेरी धात्विक त्रिज्या होती है। तो ये क्या होती है? ये कहीं ना कहीं मेरे साथ काफी सारे बच्चे गैस कर सकते हैं, राइट? ये वाली त्रिज्या कब देखने को मिलती है? ये त्रिज्या आपको देखने को मिलती है धात्विक, यानी कि धातु। तो धातु के कणों के मध्य ये त्रिज्या आती है। अब कैसे आती है, इसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है वो भी समझ लो, ईजी है वैसे तो ये वाला भी। देखो ये कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलते हैं धातुओं के मध्य। जब भी धातु आ जाएंगे तो उनके लिए धात्विक त्रिज्या का कॉन्सेप्ट अलग से आता है।
यहाँ पर आएगा धातुओं के लिए। ये बेसिकली कहाँ पर आ रहा है, धातुओं के लिए बेसिकली आ रहा है ना, कि भाई जो धातुएं होती हैं उनमें ये त्रिज्या जो है ओवरऑल पाई जाती है। ठीक है, अब कैसे पाई जाती है कोई ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, धातु आप ऐसे मान के चलो कि ऐसे मानो कि जैसे ठोस आपकी गेंद होती है ना, वैसे लेकर चलना कि आपके पास दो बॉल है, ठीक है, ठोस है। अब क्या होगा, आप उन्हें पास लेकर के आ रहे हो तो क्या होगा, ज़्यादा वो एक दूसरे की बाउंड्री को आकर के टच करेंगे। ठीक है, तो धातुओं को बिल्कुल ऐसे माना कि भाई एक ठोस खड़ा है, दूसरी एक ठोस बॉल है, एक ठोस बॉल है, दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं तो एकदम बाउंड्री तक टच करने वाले हैं। यानी कि जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके पास, सोडियम का एग्जांपल है, सोडियम धातु होती है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो सोडियम का एक कण ये गया और एक कण और आएगा, अगर वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा तो वो एकदम इसकी बाउंड्री को इस प्रकार से टच करता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका सोडियम का धातु। तो धातुएं कुछ इस प्रकार से रहती हैं। धातु में होता यही कि आपके पास जो परमाणु है वो एक दूसरे को बाउंड्री पे टच करते हैं। ठीक है, अब ऐसे में आप क्या करोगे, दोनों के बीच की दूरी का सेम आधा ले लो। अगर ये बीच की दूरी d है, नाभिकों के बीच की दूरी, तो इसका जो आधा होगा वो आपकी धात्विक त्रिज्या हो जाएगी, r धात्विक, इसका दूरी का आधा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आता है। ठीक है, तो अब देखो आपने एक चीज नोटिस किया, बहुत शानदार चीज नोटिस की होगी, आई थिंक काफी बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर हम दूरी के हिसाब से देखा जाए तो धात्विक सहज संयोजक का वान डर वाल की अगर बात की जाएगी तो सहज संयोजक में आपके पास क्या है, परमाणु आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वान डर में क्या था, थोड़ी सी बीच में गैप रह जाता है और यहाँ पर एकदम बाउंड्री पर एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको भी लेकर के कि भाई तीनों का सही ऑर्डर क्या होगा, तो वान डर वाल त्रिज्या तो सबसे ज़्यादा हो गई, फिर धात्विक क्योंकि बाउंड्री पर आ गया, और थोड़ी मिक्सिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास सहज संयोजक त्रिज्या रह जाती है। यानी कि फिर यहाँ पर हम बेसिकली, अब मैं यहाँ पे नोट आपको लिखवा सकता हूँ, तो हमारे पास एक बेसिक नोट इन सबको देखते हुए ये हमारा बन सकता है क्या, हमारा ये बन सकता है कि r वान डर वाल is greater than r धात्विक is greater than r सहसंयोजक। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आता है जो काफी ज्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हो, आपको अलग अलग परमाणु दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा पूछा जाएगा कि भाई किसी त्रिज्या ज़्यादा है, किसी त्रिज्या कम है, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा बहुत इस बेसिस पे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब तो इसके बाद हमारे पास लास्ट त्रिज्या अभी बचती है हमारी आयनिक त्रिज्या। ठीक है, हालांकि तो आयनिक को हम अभी नहीं करेंगे, आयनिक को थोड़ा सा हम रुक के करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस वाले में क्या कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज होने वाले हैं। ठीक है, पर इससे पहले कि मैं ये करवाऊँ, पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक परमाणु त्रिज्या होती है पर हम उनकी बातें करेंगे। हालांकि एक मैं आपको हिंट, तो आपको पता है कि भाई ये कहाँ पे लगती है। बेसिकली आयनिक त्रिज्या की हम बात करते हैं धनायन तथा ऋणायन के लिए, कि हमारे पास जो धनायन होता है और जो ऋणायन होता है, ठीक है, उनके लिए बेसिकली हम इसकी बात करते हैं, आयनिक त्रिज्या की बात की जाती है। ओके, मतलब आयनों के लिए मोटा मोटी देखा था, आयन, धनायन या ऋणायन क्या, आयन ही तो है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर जो भी आवेश बनेगा, तो जो आपका कण बचता है उसको आप आयन बोलते हो, राइट। तो उस पर धनायन, तो उनका भी कुछ न कुछ आकार होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा या आएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं परमाणु आकार को चेंज करता है। ठीक है, कैसे करता है वो हम इसके अंदर सीखेंगे, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि परमाणु आकार आप तुलना कैसे कर रहे हो। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि आपके आवर्त सारणी, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त में बाएं से जाने पे या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु आकार पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले हम इसकी बातें करते हैं, थोड़ा सा परमाणु आकार को और थोड़ा क्लियर करते हैं, परमाणु त्रिज्या को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारी लास्ट में आयनिक त्रिज्या के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो देखिए अगर हम बात करेंगे बेसिकली, अगर हम बात करें हमारे पास अगर मैं आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो देखो मेरे पास क्या होगा, एक ऑप्शन तो क्या मेरे पास, कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं आपके,
आवर्त में तो होता क्या है, तो होता ही है सामान्य तौर पर ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि आपके पास जो आपका परमाणु त्रिज्या कह लूँ या परमाणु आकार, देखो एक ही बात है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार की बात करूंगा तो वो असल में आपका घटता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है अगर हम आवर्त में बात करेंगे तो, ठीक है। और अगर मान लो आप जा रहे हो वर्ग में, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो ऐसे में होता ही है कि आपके पास जो आपका परमाणु आकार या मैं कह लूँ परमाणु त्रिज्या एक ही बात रहेगी, वो असल में आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो वो ऊपर से यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको सामान्य तो आपको ये चीज़ जो है देखने को मिलती है, ठीक है। अब पर असल में पॉइंट पता है क्या है, सवाल हमारे पास ये भी आता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इसका रीज़न ज़्यादा पूछा, इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ईजिली पूछा जा सकता है, इसलिए वो अच्छे से करने की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ओके तो पहले मुझे बताइए, क्या मैं से बता सकते हैं कोई भी मुझे कि आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परमाणु आकार घट क्यों रहा है, या वर्ग में अगर आप ऊपर से नहीं जा रहे हो तो परमाणु आकार बढ़ता क्यों है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोचो, आराम से थोड़ा टाइम लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूँगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके सामने आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ, मेरा सवाल है ऐसा क्यों होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। देखो तो चलिए, तो इसको बताने के लिए हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं परमाणु आकार को या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों पे, ठीक है। क्योंकि जितने कारक क्लियर करेंगे ना आप, आई गारंटी उतना अच्छी तरीके से ये चीज़ सीख पाओगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करने वाले हैं इसको क्या, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। ओके चलिए अब देखो समझो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कारक है, पहले तो इसको जानते हैं। सबसे पहला कारक हम बात करने वाले हैं आपके कोश संख्या को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोश संख्या। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास आपका जो परमाणु त्रिज्या होती है वो समय समानुपाती होती है आपकी कोश संख्या की, ठीक है। पहला तो हमारा ये आता है, देखो क्यों, क्योंकि आपको पता है परमाणु का आकार कैसे आ रहा है, परमाणु का आकार आ रहा है
कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा। तो जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्या होगा, आपको परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है जब आप आवर्त में ऊपर से नीचे जा रहे होते हो, सॉरी जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो, कोश संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होगा कि कोश बढ़ेगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दूर होता चलेगा नाभिक से, क्योंकि नाभिक तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन दूर होता हुआ चलेगा, 1 कोश 2 कोश 3 कोश 4 कोश। तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर कोश संख्या लिख सकते हैं या फिर आवर्त संख्या, कैसे भी लिख सकते हो, बात हमारी एक ही रह जाती है। ठीक है, क्योंकि कोश और आवर्त सेम चीज होती है हमारे लिए, राइट। ओके, तो पहले तो ये आता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, अच्छा एक बार ध्यान रखना वैसे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता है हम कब लगाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब हम बात करते हैं वर्ग में। जब आप टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाते हो, तब बेसिकली आप इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तब इस आधार पे आप ज़्यादा देखते हो कि आपका परमाणु आकार बढ़ेगा या क्या हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, जैसे आप आवर्त में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो पता है क्या होता है। अब तो यहाँ पे ध्यान दो, आवर्त में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो असल में होता ये है कि आपके पास जो परमाणु में जो कोश है वो तो फिक्स रह जाता है ना। आवर्त में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सेम आवर्त चला तो कोश संख्या फिक्स हो जाती है। लेकिन होता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन उसी सेम कोश के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होगा कि अब जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा लगेगा, है ना। ऐसे मान लो कि जैसे मान लो रस्सा खींची हो रही है एक तरफ, मान लो ठीक है, इधर भी लोग खींच रहे हैं इधर भी लोग खींच रहे हैं। अब एक तरफ मान लो दोनों तरफ अगर एक एक लोग हैं तो कम कम खींच पाएंगे। अगर मैं जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ाते चलूंगा तो ज़्यादा खिंचाव हो पाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़, अगर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे, और ऐसे में अगर वो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे नाभिक के तो क्या होगा, आकार कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यानी कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपके पास जो परमाणु आकार होता है वो असल में समानुपाती होता है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश के। ठीक है, इसके जो है ये समानुपाती रह जाता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ थोड़ा मैं उल्टा लिख दिया, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश के। ठीक है, इसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मतलब तो प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब क्या है कि आपके नाभिक के अंदर जो ओवरऑल आवेश बन पा रहा है प्रोटॉनों की वजह से, क्योंकि देखो प्रोटॉन पर ही आवेश है, न्यूट्रॉन तो उदासीन है, तो ओवरऑल जो आवेश आपके नाभिक के अंदर बन पा रहा होगा एक तरीके से, वो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन महसूस करता है कि भाई इतना आकर्षण बल इसके नाभिक में प्रोटॉन की वजह से उस पर लग रहा होगा। ठीक है, तो उसके वो व्युत्क्रमानुपाती, जितना ज़्यादा आवेश लगेगा मतलब इतना ज़्यादा आकर्षण होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा तो भाई आकार छोटा तो चलेगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, ये वाली चीज़ है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को कब पढ़ते हो, इस कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जब आप आवर्त में जाते हो। जब आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेसिकली आप इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हो। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, फिक्स बात है। मैं इसको अलग से यहाँ पे चलो नोट भी लिखवाता हूँ आपके लिए। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर कोश संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, कोश संख्या फिक्स हो जाएगी तो पहला वाला फैक्टर तो काम ही नहीं करेगा, तो कोश संख्या तो बढ़ ही नहीं है, तो आपको दूसरा वाला फैक्टर देखना पड़ता है, और वहां पे वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक नोट और भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना कि वैसे तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो आपका आकार छोटा होता चला जाता है, ठीक है, लेकिन तब भी किसी भी आवर्त के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा आकार आता है वो उस आवर्त के सबसे लास्ट में जो अक्रिय गैस है उसका होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला नोट, थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसको चलो मैं अलग से यहाँ पे लिखवा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा खास अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या ध्यान रखना कि किसी भी
आवर्त में उस आवर्त की अक्रिय गैस उस आवर्त की अक्रिय गैस का आकार अधिकतम होता है। उस गैस की उस आवर्त पर जो अक्रिय गैस होता है उसका आकार सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, जैसे कि चलो एक सिंपल एग्जांपल भी लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं, इसका एग्जांपल हमें लेके चलना चाहिए। जैसे कि देखो अगर हम बात करेंगे हमारे पास सेकंड आवर्त की बात करते हैं, चलो ठीक है। नॉर्मली देखो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आकार कम होना चाहिए, यानी क्या होगा हमारे पास, तो लिथियम, लिथियम के बाद लिथियम के तो छोटा आकार किसका होगा, बेरिलियम का होता है। फिर बोरॉन आएगा, उसका आकार और छोटा आएगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो यहाँ तक तो नॉर्मल चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद फ्लोरीन का नियॉन आता है, पर नियॉन अक्रिय गैस है। मैंने क्या बोला, अक्रिय गैस का उस आवर्त में सबसे ज्यादा होने वाला है। और से कम होगा नो डाउट, लाइक थर्ड आवर्त से फोर्थ आवर्त की तरफ से कम होगा, लेकिन उस आवर्त में तो सबसे ज्यादा रहने वाला है। इस प्रकार से जो है बात करनी पड़ती है। ओके, तो ये वाला पार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि आप अक्रिय गैस का थोड़ा ध्यान रखना, बस बाकी सब ठीक है। बाकी चाहे कुछ भी हो आप सही से आकार निकाल लोगे, लेकिन अक्रिय गैस का अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आप गलत करके आओ। ठीक है, चलिए मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और मुझे फटाफट से मैं चाहूँगा कि भाई इस सवाल का जवाब दो। मैं आपको 3 तत्व बता रहा हूँ और आपको इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, 3 या 4 तत्व, ठीक है। और इनके परमाणु आकार का बढ़ता क्रम रखना है या घटता क्रम, जो भी आपका माने। पर चलो मैं आपको खुद से ही बोलता हूँ बढ़ता क्रम है, चलो मैं फिक्स करता हूँ। बढ़ते क्रम में आपको आकार ओवरऑल व्यवस्थित करना है, ठीक है। कौन से तत्व हमारे पास है आपके पास लीजिए, तो ये मैंने ऊपर आपको 5 तत्व दे दिए। आपको इन 5 तत्वों को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बशर्ते आपको सिर्फ 2 रूल ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों बात है कि भाई कोश संख्या देखते हुए चलना और एक प्रभावी नाभिक आवेश देख के चलना, ठीक है। हालांकि यहाँ देखो अगर दोनों ही चीजें अगर आ रही है, कोश भी अलग आ रहा है और अगर नाभिक आवेश भी अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे में पहले प्रायोरिटी आप दोगे कोश को, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखना लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो भाई प्रभावी नाभिक आवेश पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। पर पहले आपको प्रायोरिटी परमाणु त्रिज्या की कोश के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। मैं आपको आराम से इसके लिए पूरा, चलो 1 मिनट तक पूरा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको परमाणु आकार के सही क्रम में लिख करके मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा अभी के अभी, ठीक है। चलिए,
चलिए ठीक है, हो गया। चलो चेक करें एक बार के लिए। देखो तो अगर देखा जाए सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भाई आपके पास जो भी आपका परमाणु है उसकी अधिकतम कोश संख्या है वो कौन से कोश में है या फिर उसको कौन से आवर्त में है ना। तो लिथियम की बात करें, लिथियम आपका सेकंड में रहता है, सोडियम रहता है थर्ड में, आर्गन भी आपका थर्ड में रहता है, रूबिडियम कहाँ पर रहता है आपके पास, है ली ना की रब से पर यानी कि 5वें पे रहता है ये। रेडॉन कब रहता है आपका, है ना अगर कर 0 रन पर 6ठे में रहता है इस प्रकार। ठीक है, तो मैं हर एक को उनकी बेसिकली मैंने उनकी संख्या बता दी कि कौन कौन से आवर्त में। पहले क्या देखना पड़ेगा, पहले बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। तो पहले आप क्या देखो, पहले आप देखो कि हमेशा कोश संख्या कौन सी, पहले कोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करो। तो सबसे कम तो सेकंड है, तो इसका आकार तो सबसे छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटा तो आपका लिथियम आएगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, चलो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, लिथियम। लिथियम से ज़्यादा बड़ा आकार किसका आएगा, देखो थर्ड वाले का आना चाहिए, पर थर्ड में सोडियम भी और आर्गन भी है, तो ज़्यादा किसका रहेगा, हमने अभी लिखा था आर्गन का आकार ज़्यादा होगा क्योंकि वो अक्रिय गैस है सेम आवर्स में। तो फिर आर्गन आएगा, आर्गन के बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद आपका रुबीडियम आएगा, रुबीडियम के बाद आपका रेडॉन आएगा। दैट्स इट। इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और भी आता है, इसी के अंदर थोड़ा सा और कुछ चीज़ और सीखनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा टॉपिक हमारे पास आता है। देखो अगर हम बात करेंगे ना प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत और भी है, हल्का सा डिटेल और। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है। देखो अगर मैं आपको एक सही बताऊँ, देखो परमाणु की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, बीच में नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले कोश में आते हैं, पहले वाली कक्षा में, दूसरे वाले में हम जानते हैं हमारे पास टोटल 8 आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाते हैं। ठीक, और अगर हम बात करेंगे तीसरे वाले में, चलो बात करते हैं, चलो मान लो कि वहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ठीक है, अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो मैंने यहाँ पे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, यानी कि बेसिकली हम बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक 11 पे, जिसका नाम है आपका सोडियम। ठीक है, हम सोडियम की बात करने वाले हैं, सोडियम का परमाणु हो जाता है। ठीक है, इसका आकार कहाँ से कहाँ तक होगा आपको बताया जाए तो आपको पता है वो आकार इस परमाणु के केंद्र से लेकर के ये बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक की बीच की दूरी आपका परमाणु आकार होगा। ठीक है, सही है। लेकिन आप पता है क्या होता है, पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो त्रिज्या है, ठीक है, अब हो क्या रहा है कि देखो अब इस दौरान असल में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पर असल में 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। कौन कौन से, देखो एक तो होगा ये कि आपका जो नाभिक है वो तो क्या करेगा, वो तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, आपका आकर्षण बल। यहाँ पे तो क्या लग रहा है, आपका आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन देखो हमारा पता है इस इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है। पता है कैसे, कि आपके पास ये जो अंदर के जो कोश के जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, ये सबके सब आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन ये सारा जो पार्ट है, इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहा होगा, इस पे लगा रहा होगा, वो अपने अपने हिसाब से प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर समान आवेश है तो यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पे इन सभी के द्वारा ओवरऑल सम्मिलित रूप से प्रतिकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पे कार्य कर रहा होगा। वो प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, वो इसको दूर जा रहे हैं। अगर देखो आकर्षण बल तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास लाने की कोशिश कर रहा है, जो नाभिक चाह भी रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ चुके हैं वो इस बाहरी कोश वाले इलेक्ट्रॉन पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिससे कि होगा फिर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा, आकार आपका बढ़ेगा। और ये दोनों ही बातें एक दूसरे पर कार्यरत करती है लगातार, आकर्षण भी चल रहा है, प्रतिकर्षण भी चल रहा है, और जब संतुलन आता है तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाता है और वही आपको फाइनली परमाणु आकार दिखाता भी है। ठीक है, लेकिन अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास देखो 2 चीजें आती है, बहुत ध्यान से देखो। एक तो क्या है मेरे पास, एक तो मेरे पास ये है कि मेरे पास आकर्षण बल है। ठीक है, अच्छा पहले बात वैसे आकर्षण बल है किस रीजन से, ये आकर्षण बल बेसिकली है आपकी परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन से। क्योंकि आपको पता है जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने परमाणु क्रमांक है, जितने ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे आकर्षण बल उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि आवेश ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो आपके प्रोटॉन की संख्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बेसिकली आपका परमाणु आकार कम होता है। आपको पता है जितना ज्यादा आकर्षण लगेगा परमाणु आकार उतना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएगा। लेकिन
हमारे पास साथ में अब ये जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, ये बेसिकली क्यों है? ये बेसिकली होता है आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, और ये जो प्रतिकर्षण बल है जो लगाया, इसको बोला जाता है वैसे आपका इसको बोलता है परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। और इसके लिए समझाने के लिए हमारे पास सिंबल आता है सिग्मा, इसको आप बोलते हो परिरक्षण स्थिरांक। ये बेसिकली प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये समानुपाती हो जाएगा आपके परमाणु आकार, क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन और दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले एक छोटा सा नोट आपको लिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझना। तो बेसिकली दो बल हमारे पास कार्य करते हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो आपके आपके परमाणु आकार को डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो पहले मैं छोटा सा नोट में आपको फटाफट से यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन हमारे पास ये आती है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। इसको क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल इस पे लगाया जाता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? जिस कारण आकार में वृद्धि होती है। और इसको क्या बोलते हैं? अगर आकार वृद्धि हो रही है तो ये ओवरऑल जो प्रभाव है इसको बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव, जिसे परिरक्षण प्रभाव इंग्लिश में इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जिसे शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और इसको प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा सिंबल है वो बेसिकली सिग्मा होता है, जिसको आप परिरक्षण स्थिरांक कहते हो, ठीक है। तो दो चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर देखा है तो फाइनली जैसे कि मैंने बोला कि हमारा परमाणु आकार फिर कैसे डिसाइड हो रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? किसी चीज का नेट कैसे निकालते? दोनों को घटा करके, है ना। हालांकि इन द लास्ट देखो आकर्षण बल तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो प्रोटॉनों की संख्या तो ज्यादा रहेगी ना। अगर देखा तो नॉर्मली प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर है, पर अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण देख रहे हो तो वो तो अन्य वाले लगाने वाले, तो इनकी संख्या प्रोटॉन से कम रहेगी। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास, तो फाइनली तो हमारे पास ओवरऑल जो प्रभावी परमाणु का जो आकार है, या फिर अगर मैं कह लूँ त्रिज्या, तो वो बेसिकली बराबर किस पे आती है? तो बेसिकली वो मतलब डिपेंड करती है दो बातों पे, आकर्षण बल, जो भी आपका आकर्षण है, माइनस आपका प्रतिकर्षण, उसका जो रिजल्टेंट रहेगा उसके, ठीक है। अब ये क्या डिसाइड करेगा? ये बेसिकली डिसाइड कर रहा है आपकी त्रिज्या को, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, हमारे पास ओवरऑल जबकि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो समानुपाती होती है। आकर्षण किससे आ रहा है? आकर्षण आ रहा है बेसिकली परमाणु क्रमांक से। देखो प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, उसी को परमाणु क्रमांक भी कहते हो, तो एक ही बात है। तो परमाणु क्रमांक माइनस सिग्मा से, Z माइनस सिग्मा, ठीक है। इस तरीके से आप बात करते हो, ठीक है। अच्छा ओवरऑल, अच्छा परमाणु त्रिज्या ना करके, तो देखो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, तो ओवरऑल तो प्रभावी परमाणु आकार किससे डिपेंड करता है? तो ये बेसिकली डिपेंड करवा रहा है आपके परमाणु क्रमांक माइनस प्रतिकर्षण, यानी कि आपका परिरक्षण स्थिरांक की। और इसको ये फाइनली डिसाइड करवाता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ओवरऑल त्रिज्या जो चीज़ है वो क्या बता रही है बेसिकली, वो कैसे आ रही है? वो ओवरऑल इस पेयर पे डिपेंड करती है कि भाई
प्रोटॉन तो आकर्षण में लगा रहे हैं लेकिन उसके बीच में प्रॉब्लम भी आ रही है, प्रतिकर्षण भी लग रहा है, तो फाइनली इसका प्रभाव कितना पड़ा वो फिर आपके त्रिज्या को डिसाइड करेगा। हाँ, इस प्रभाव को हम कह रहे हैं आपका जो ओवरऑल नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जा रहा है कि आकर्षण माइनस प्रतिकर्षण, ठीक है। और इसको आप क्या बोल सकते हो, और Z इफेक्टिव जिसको आप कहते हो वो इक्वल होता है Z माइनस सिग्मा होता है। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाली बात आज जो है आपकी यहां पर निकल के आती है। ओके, क्लियर है सभी को ये वाला पार्ट? ओके, तो ये वाली चीज आपकी यहां पर आ जाती है, ठीक है। ओके, डन है। ओके, तो मुझे देखिए बताइए भाई क्या ये वाला पार्ट समझ में आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपकी जितनी क्लियर रहेगी ना, आपके जो अन्य गुणधर्म है उनको समझने में आपको आसानी ही रहने वाली है। ओके, उसमें आपको फायदा मिलेगा। ओके, ठीक है। एक बार देख लो, मैं आराम से थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। चलो ठीक है, क्लियर ये वाला पार्ट? ओके, नाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रह जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखो इन द लास्ट परमाणु त्रिज्या को डिसाइड करवा रहा है, और ऐसा ना परमाणु त्रिज्या अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उससे फिर अदर चीज़ों पर भी बहुत ईजिली चरण के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी सिर्फ परमाणु त्रिज्या की बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा थोड़ा सा किस पे, अब हम बात करने वाले हैं हमारे पास आयनिक त्रिज्या के ऊपर, जो हमारा फाइनल पड़ाव है, जो कि आवर्त सारणी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेरे पास आयनिक त्रिज्या के लिए, ठीक है। देखो आयनिक त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो देखो आयनिक त्रिज्या कहाँ पर देखते हो, जैसे मैंने बोला आयनों की किस्म में, यानी आपका परमाणु सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपके पास परमाणु ने या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, ठीक है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, और उससे आपको एक ही में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बात करने वाला ऑक्सीजन परमाणु के लिए। ऑक्सीजन के लिए अगर देखा जाए तो देखो नॉर्मली ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, उसका विन्यास होता है आपका 1s2 2s2 और 2p4 आपका रहता है, ठीक है, ये आपका रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, देखो तो नाभिक में मेरे पास क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं,
ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखा है तो हमारे पास ओवरऑल पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ने पूरे यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, अब ये आपका नॉर्मल आकार है ऑक्सीजन परमाणु का। ठीक है, अगर मान लो क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, सपोज करो कि यार ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब देखो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, आपको पता है सेकंड कोश के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, लेकिन अभी 6 हैं। ठीक है, लेकिन देखो आपको पता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करवाना चाहूँ तो आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होने वाला है। ठीक है, और आप सोच के देखो कि ये जो भी जगह है ये 6 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से देखा जाए, 7वां इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें डालूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे इस जगह को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। जैसे ऐसे मान लो कि एक कमरा है, उसमें 6 लोग आ सकते थे, अब भाई कोई आके बोला है भाई 7वां लोग आ जाए एडजस्ट करो, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब 7वां को एक दूसरे गंदी दुश्मनी हो रखी है, ऐसा वाला हाल, तो क्या करोगे? तो आपको कमरा बड़ा करना पड़ जाएगा, भाई बड़े वाले कमरे में जाओ, वरना यहाँ पर तो लड़ाई हो जानी है। वो वाली चीज़ है सेम, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और इन सब में वैसे दुश्मनी हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको यहाँ सेट करना है तो आपको आकार को बड़ा करना पड़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है फिर हमारे पास, तो आपको इस स्थिति में अगर ऑक्सीजन परमाणु है तो प्रोटॉन तो देखो अभी भी 8 रह गए, इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोश में अभी भी 2 ही है, लेकिन फिर अब आपको आकार पे थोड़ी सी वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि वो 7वां इलेक्ट्रॉन भी इसमें सही तरीके से आ जाए। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो आकार बड़ा करना पड़ जाता है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाए तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो हमारे पास देखो 6 में से हमारे पास बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन को देखो पहली बात तो जगह भी कम चाहिए, और साथ में ये भी हो जाएगा कि हमारे पास अब प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा आकर्षण पर भी लगाएगा, जिससे कि आकार कम भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन तो अभी भी 8 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगे, और अब 5 इलेक्ट्रॉनों को सेट करने के लिए अब मुझे ज़्यादा बड़े आकार की जरूरत पड़ेगी नहीं, और ऐसे में आपका नाभिक भी ज़्यादा अच्छा बल लगा पाएगा, जिससे कि आकार में कमी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो तीनों में अगर कंपेयर किया तो मैं ऐसे भी देखता हूँ, हमारे पास देखो प्रोटॉन कितने, हमारे पास प्रोटॉन भी मेरे पास 8 थे, इलेक्ट्रॉन भी 8 थे। अभी यहाँ पर देखा तो प्रोटॉन तो मेरे पास 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, प्रोटॉन तो अभी भी आपके पास 8 है, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, आप 7 हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में अगर बोलो कि भाई आकार पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप चाहो तो या तो जगह के हिसाब से देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे रखने हैं तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, सिंपल सी बात है। कम इलेक्ट्रॉन के लिए कम जगह चाहिए होती है, या तो ऐसे कह लो, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। लेकिन एक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप आकर्षण बल से भी देख सकते हो। देखो अगर मतलब वही वाली बात है कि देखो एक तरफ 8 लोग हैं, एक तरफ 8 लोग हैं, जब तक दोनों चीज़ बराबर है तो उनको पता है उनके बीच में संतुलन चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ अगर 8 है लेकिन एक तरफ अगर एक बंदा और आ जाए तो ऐसे में आपको पता है कि अब यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे में अब क्या ये उतना बल लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसे में अब आकर्षण बल यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए आकार थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई अभी 8 लोग, लेकिन अब केवल 7 इलेक्ट्रॉनों पर ही बल लगाना पड़ रहा है, तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे आकार कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, मेन जो हमारी बात आती है तो हमारा ये आती है कि अगर मान लो आपके पास एक आपको उदासीन, एक तरफ आपके पास नेगेटिव आवेश, और एक तरफ आपके पास आता है आपका पॉजिटिव आवेश। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव आवेश आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा किसी भी आयन के ऊपर, उस पर उतना ही ज़्यादा क्या है, उसका आकार ज़्यादा बड़ा होने वाला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, उसको और जगह चाहिए पड़ेगी। और धनावेश का मतलब क्या है कि जितना धनावेश बढ़ेगा आकार कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आयनिक त्रिज्या के केस में एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट बन जाता है आपके लिए, कि आप डायरेक्टली आयनों के लिए त्रिज्या का जो सही क्रम है वो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका आयनिक त्रिज्या का हो जाता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली आपका आयनिक त्रिज्या की बात आपके यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, और इसका रीज़न क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ऋणावेश का आकार ज़्यादा क्यों है, बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि पहली बात तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जैसे ही नेगेटिव बढ़ेगा क्या होगा आपके पास, नाभिक का जो आकर्षण है वो असल में कम हो जाता है इस कारण से। ठीक है, या तो ऐसे बोल लो, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ हमारे पास क्या, कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जगह।
और वो बड़ा कोश आपको चाहिए होगा। या फिर एक पता है एक तरीका और भी है, कैसे कि कई बार पता है क्या होता है कि मान लो अगर आपके बाहरी कोश में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, अब नया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वो कोश तो बढ़ गया, तो आपको नया कोश बनाना पड़ेगा। और अगर नया कोश बनाओगे तो ऐसे में अब तो नया कोश बन जाएगा तो वो उसके ऊपर बनेगा, कोश संख्या बढ़ जाएगी तो आकार वैसे ही बढ़ जाएगा। या फिर क्या होता है, नया कोश बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है अगर पहले वाले सारे भर गए तो, और ऐसे में आकार बढ़ता है, ठीक है। लेकिन और धनावेश में क्या होता है, धनावेश में देखो इसका सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। क्या पे धनावेश के केस में ये होता है कि पहली बात तो क्या देखने को मिलता है आपको कि आपके पास जो नाभिक है उसका आकर्षण बल बढ़ता है, पहली चीज तो है ना। ठीक है, नाभिक का आकर्षण अधिक होता है, एक चीज तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो आपको कम जगह चाहिए, यानी कि आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, कम इलेक्ट्रॉन तो छोटा आकार, ज्यादा बड़ा आकार की जरूरत नहीं, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती, या छोटा आकार है छोटा कोश कह सकते हो। और नया कोश यहाँ बन रहा होता है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उस कोश का आखिरी इलेक्ट्रॉन हो उसको निकाल देता, वो कोश भी खत्म हो जाए। कोश खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर अंदर वाला कोश बचेगा, तो वो तो पहले से कम नंबर पे आता है। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि कोश समाप्त भी हो सकता है, जिस कारण से क्या आकार आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी बन सकती है। ओके, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट जो आपका यहाँ पर आता है, जो आपको थोड़ा सा देख के रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप थोड़ा फोकस करें तो बच्चों यहाँ पर वाला क्वेश्चन आपको दे करके जाता है 100%। और क्वेश्चन टाइप क्या है चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन टाइप भी क्लियर कर जाओगे आराम से, हर एक चीज़ क्लियर कर सकते हो, हर एक चीज़। तो इतनी नॉलेज आपके पास रहेगी ना, मतलब यार आराम से, बस ये कि ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन फिर से आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। क्योंकि नॉलेज बहुत सारी आएगी, आपको बहुत सारी मिलेगी, पर आपको तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान से, कि हमारे पास ये आता है कि क्वेश्चन टाइप ऐसे बन जाता है कि एक तो क्या होता है, पहला टाइप तो ये बनता है कि आपके पास समान परमाणु हो परंतु भिन्न आवेश, यानी आवेश अलग अलग हो। ओके, भिन्न आवेश हो। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन, एक तरफ प्लस हो, एक तरफ नॉर्मल हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन पे माइनस हो। सेम हमारा हाइड्रोजन ही है पर आवेश अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला, जो आपको बताया था सेम इस चीज को, नेगेटिव आवेश है हमारा आकार बड़ा होगा, उदासीन का बीच में आ जाएगा, और पॉजिटिव जैसे आएगा तो कम हो जाएगा आकार। तो उसका क्रम इस प्रकार से हमारा बन जाता है। और हाँ, इसमें आप चाहो तो ज्यादा आवेश भी ले सकते, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन प्लस, O-2, तो ये इसका क्रम बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर जैसे जैसे आवेश की वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव की, उसका आकार पहले से और ज़्यादा बढ़ेगा, और पॉजिटिव की बढ़ेगी तो आकार और कम होता चलेगा, एक चीज़। दूसरा हमारे पास आता है क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए आपको बताया था भाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन को समान करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तभी जाके आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो पाती है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भी आवेश बनता है, तो भी आप आयनिक जगह कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले सकते हो। पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान होगी तो आप सेम रूल से, इसी एक सिंगल रूल से आप आराम से त्रिज्या का सही क्रम निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि देखो मैं बात करता हूँ आपके पास कुछ, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियॉन Na+, Mg+2, Al+3। अब अगर सभी को देखोगे तो सबके सब सम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, ठीक है। सब में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने, आपके पास हर एक में 10। आगे का क्रम क्या होगा, सेम इसी ऑर्डर से निकालना है। जितना तो नेगेटिव होगा उतना बड़ा आकार, जैसे जैसे पॉजिटिव की जाओगे आकार में कम हो जाएगा। यानी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा आकार किसका रहेगा, जिसपे सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन,
फिर ये और फिर ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये मत सोचना कि नियॉन अक्रिय कैसे तो इसको ले लोगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ गई ना तो फिर आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्योंकि आप आयनिक त्रिज्या का कॉन्सेप्ट लगाने वाले होते हो तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से काफ़ी बार टुकड़ों में इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सभी को ना दे करके बीच बीच में 2-3 का पूछ लें, तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के फंस जाते हैं। इससे इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे करके जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बात थी आपकी परमाणु त्रिज्या के लिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहला जो आपका आवर्ती गुण है जो आपको पढ़ना होता है वो परमाणु त्रिज्या है, और इसको आप जितना अच्छे तरीके से समझोगे, अभी इतना मैं समझा है, आपको आगे वाले गुणों को समझने में उतना ही आसानी होने वाली होगी। लेकिन मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा चिंतन करना, इस पर थोड़ी सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। जितना करोगे देखो उतना फ़ायदा मिलेगा। और आज के डीएससी के अंदर मैंने इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अगर मेरी तरफ से बात करें तो आज की तरफ से मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला होगा। मेरा जो पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन आपका पार्ट अब स्टार्ट होता है इसको अच्छे तरीके से कवर करने का थोड़ा सा। और डाउट आए चिंता मत करिएगा, कल आप क्लास की स्टार्टिंग में आराम से पूछ लेना, ठीक है। डीएसए का जो डाउट है आराम से डीएसए नंबर एंड क्वेश्चन नंबर बता देना, आराम से उसको हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रहेगा।